फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस बला का नाम है? क्या आप में से कोई मुझे इजी टर्म्स में बता सकता है व्हाट इज फाइनेंस? इजी टर्म्स, व्हाट इज फाइनेंस? हमें इट्स मॉनेटरी अमाउंट, यस करेक्ट खदीजा। फाइनेंस इज मनी। मैनेजमेंट का मकसद है, सिंपल वर्ड्स में, हम कोई टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जा रहे, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बात, इज टू मैनेज द मनी। फेयर, हाउ टू मैनेज योर मनी। फेयर बिलाल, बिल्कुल ठीक। फेयर, मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स करेक्ट मनोज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मनी हाशिम, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब पहली बात तो हम यहां पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। इससे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं। तो डू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is something different and financial accounting is something different. When it comes to management, this mainly involves decision making. Yes, Bari, fair. It's channeling of our funds, fair. जबकि अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, accounting is only concerned with how to report the transactions and financial statements. अगर आप एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, आपको यह बताया जाता है कि बिजनेस ने कोई स्पेसिफिक मशीन या कोई कार लीज पे ली है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, लीज टर्म यानी कितने सालों का मुआहदा है, एग्रीमेंट है, डाउन पेमेंट एडवांस में हमने बैंक को कितने पैसे दिए हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम यह बताना हरगिज भी नहीं होगा कि ये गाड़ी या ये मशीन हमें लीज पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट हमारे लिए फैसला नहीं लेगा, हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट बात नहीं करेगा। हम सिर्फ अकाउंटेंट को यह कहेंगे कि बेटा ये बताओ कि ये एसेट बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या एक्सपेंस होगा, क्या इनकम होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यस रबाब, हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि हम एनालिटिकली और टेक्निकली इसको देखते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में भी एनालिसिस होती है। हम एनालिटिकल
होते हैं, लेकिन so far decision making is concerned, you are correct कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको मैनेज करने को कह रहा हूं. सो यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू एक्ट. वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना. मैं आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दूंगा कि अज्यूम एक कस्टमर को हमने 80,000 में खरीदी हुई चीज 1 लाख रुपए में बेची, जिसकी पेमेंट वो हमें 3 महीने के बाद करेगा. अकाउंटेंट का काम इस पे दिमाग चलाना नहीं है कि क्या इस कस्टमर को हमें ये चीज बेचनी चाहिए थी या नहीं, क्या उसको 3 महीने का टाइम देना चाहिए था या नहीं, या फिर उस कस्टमर को लाख रुपए में बेचना चाहिए था या उससे ज्यादा में बेचना चाहिए था. अकाउंटेंट को हम कहेंगे बातें ना करो, हमने 80,000 की चीज लाख रुपए में 3 महीने के क्रेडिट पे बेची है, तुम डबल एंट्री पास करो. वो सिर्फ ये बताएगा कि हम इस इनकम को इनकम कब मानेंगे, उसका एक्सपेंस कब दिखाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, सिर्फ ये चीजें वो दिखाएगा. फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम डिसीजन मेकिंग नहीं है, जबकि मैनेजमेंट में हम मेनली क्या इन्वॉल्व करेंगे, डिसीजन मेकिंग. ओके, क्या आप में से मुझे कोई गाइड कर सकता है या आप अपने ओपिनियन बेशक बता दें, डिसीजन मेकिंग किस बला का नाम है? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? How to handle business? Okay, so handling of anything involves decision. Yes, अली अहमद, किस चीज का प्रोसेस होता है? इट्स आप कह रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है, बट व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? किस चीज का प्रोसेस होता है? फहद, दैट इज फेयर कि आप एक किसी चीज पे एक्ट करते हैं ताकि वो चीज आपके फेवर में आ जाए. यस, दैट्स नाइस. एनीवन एल्स, एनी इनपुट? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? हम सादा जुबान में कहते हैं फैसला करना. डिसीजन मेकिंग को हम अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो दैट इज बेसिकली अ चॉइस between alternatives. It's a choice between alternatives. यानी जब आपके पास कोई भी ऑप्शंस मौजूद हो और हम अगर कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो दैट चॉइस टू चूज समथिंग इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग. अब हम चाहते क्या है कि हम कोई ऐसा फैसला लें, हम कोई ऐसी चॉइस करें जिसकी मदद से हमारा कोई मकसद पूरा हो जाए. फिर हम एक ऐसा फैसला करना चाह रहे हैं या ऐसी कोई चीज चूज करना चाह रहे हैं
जिसकी मदद से हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। फिर हम ये बात करते हैं कि एक होता है रॉन्ग डिसीजन और एक होता है राइट डिसीजन। आप किसी भी फैसले को सही फैसला कब कहेंगे? फिर माय दैट अकाउंट इज बैक। इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी की वजह से वो दिनेश लालवानी जो को होस्ट था वो अकाउंट साइन आउट हो गया था। दैट्स बैक। तो आप उस पर अभी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या आई वुड लाइक सजेस्ट कि अगर आप एवरीवन पे मैसेज करें तो उससे क्या होगा, मेरे पास दोनों अकाउंट्स पे मैसेज आ जाएगा ना। इन केस अगर वहां से मेरा कनेक्शन लूज हो जाता है तो आई विल स्टिल बी एबल टू एक्सेस द मैसेजेस। तो काइंडली ड्रॉप अ मैसेज टू एवरीवन पब्लिकली इफ कंफर्टेबल। ओके, हेल्प मी आउट। किसी भी फैसले को आप सही फैसला कब कहेंगे? फिर नॉट एन इशू एमएल। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो उसे आप रिवाइज कर सकती हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। यस एनीवन? डिसीजन की हमने बात की। द डिसीजन इज टू मेक अ चॉइस, और हमारा हर फैसले के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। यस, फेयर। राइट डिसीजन आप ये कहते हैं, फहद का कहना यह है कि व्हेन इट प्रोवाइड्स योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो हम राइट डिसीजन उसको कहेंगे यस जोना कि हमारी डिसीजंस और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कोई काम हो जाए। तो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक चीज की तरफ आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में आप फैसला जब भी लेते हैं तो एक ऐसी चॉइस लेना चाहते हैं जिससे आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर मकसद हासिल हो जाए। अगर किसी भी फैसले से आपका मकसद अचीव नहीं होता, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, तो हम कहेंगे कि वो फैसला हमारा गलत निकला। उसके लिए अब हम करते क्या है कि डिसीजन मेकिंग क्योंकि फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट के लिए कभी भी फैसला नहीं लिया जाता। फैसला हमेशा लिया जाता है फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए। तो व्हाट ट्रबल डू वी फेस कि दिस ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कि अभी जो चीजें, अभी जो डेटा, अभी जो इंफॉर्मेशन, अभी जो फिगर्स, अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद है, हम फैसला लेते हैं उसको देखते हुए, लेकिन आगे ऊंट किस करवट बैठता है, हालात कैसे हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने अभी अभी ताजा बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अभी कोई जगह किराए पे ली होगी, अभी कोई रेंट एग्रीमेंट डन करके डिपॉजिट दिया होगा, 6 महीने का किराया एडवांस दिया होगा, और लॉकडाउन हो गया। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने वो डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट साइन किया, डिपॉजिट दिया, और पता चल गया कि अब पता नहीं कितने अरसे के लिए हमारे बिजनेसेस बंद रहेंगे। तो उससे उसका फैसला गलत हो गया। वजह क्या होती है कि चीजें अनसर्टेन होती हैं और रिस्क मौजूद होता है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम ऐसा डिसीजन लें जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। एक और सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं और आप अपनी जजमेंट से मुझे बताएंगे
What normally is the objective of a business? What's objective of a business? To earn returns for? बारी ने रिस्पॉन्ड किया है, business exists to earn returns. Fair. Anyone else? Why does a business exist? What's objective of business? Okay, to earn returns for the shareholders. Fair. Maximization of financial inputs to create larger output. Fair enough. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके, तो हम रिटर्न्स कह दें या प्रॉफिट्स कह दें? ठीक हो गया, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड शेयर प्राइस, ग्रेट. ओके, गुड. मैं सम अप कर देता हूं कि किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट objective, is always to maximize the wealth of shareholders. हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है to maximize the wealth of shareholders. शेयरहोल्डर्स होते क्या है? हम ये कहते हैं कि शेयर होल्डर्स आर owners ऑफ द बिजनेस. तो हमारा मकसद क्या है कि हम अपने ऑनर्स यानी जो बिजनेस के मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करें. अब होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बढ़ाना. एक बात याद रखें, एक है हमारा पाथ और दूसरी है हमारा डेस्टिनेशन. हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मकसद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. लेकिन वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा? इसके हवाले से कहा जाता है कि प्रॉफिट जितना ज्यादा कमाया जाएगा उतना शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. थोड़ा मुझे आपकी तरफ से अभी इमीडिएट रिएक्शन चाहिए होगा, रिस्पांस चाहिए होगा. आप मुझे बताएं, व्हाट इज प्रॉफिट?
How would you define profit? Need your response. What is profit? फेयर एक्सपेंसेस निकालकर जो अमाउंट बचे, एक्सपेंसेस किस में से निकाले जाएंगे? वली, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? Extra amount on earnings. Fair. The extra amount you get from investing in business. What do you mean by extra amount? Share of shares, its advantage. देखिए, प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो यू आर सपोज टू बी वेरी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक से मेरा मकसद है कि उसका एक पैटर्न डिफाइन होना चाहिए. लाइक कैसा हो कि आपको अगर एक दिन में 3 लाख रुपए का कैश मिले और आपके अकाउंट से एक दिन में 2 लाख रुपए का कैश पे हो, यानी आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा हो और 2 लाख रुपए विड्रॉ हो, तो आप क्या कहेंगे? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फेयर. बारी, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रॉफिट आखिर किसको कहा जाता है. कैश अगर आपको 3 लाख मिला और 2 लाख आपने दे दिया, तो क्या लाख रुपए को आप प्रॉफिट कहेंगे? हाउ इज दैट प्रॉफिट मेजर्ड? साहिल, आप ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट इज फाइनेंशियल बेनिफिट रियलाइज्ड. बास जगहों पे प्रॉफिट वो उसको भी प्रॉफिट माना जाता है जो अभी तक रियलाइज नहीं किया गया. लेकिन ठीक है, मैं आपकी डेफिनेशन को अभी भी यहां तक एडमिट करता हूं. कैसर देखें, आप ये कह रहे हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट करें, उस पर एक मार्जिन सेट करें. इजी डेफिनेशन आपने अकाउंटिंग में अगर पढ़ी हो बचपन में, तो प्रॉफिट हम कहते हैं सिंपली एक्सेस ऑफ इनकम इट्स सिंपली एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस. सही है खदीजा, आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है. रबाब, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन. लेकिन मैं अभी भी वाजे कर रहा हूं प्रॉफिट किसको कहा जाता है. तो डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस. अक्रूअल प्रिंसिपल का अगर आपको मकसद याद हो, तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अकरेंस बेसिस पे. ना के पैसे मिलने या देने पर.
हम ये बात काफी शुरू से पढ़ चुके कि अगर हमने कस्टमर को कोई चीज बेची क्रेडिट पे, लेकिन कस्टमर हमें पैसे बाद में देगा। अगर हमने सप्लायर से कोई चीज खरीदी, लेकिन हम सप्लायर को पेमेंट बाद में करेंगे। अगर हमने एम्प्लॉय से सर्विसेज ली, लेकिन सैलरी हम बाद में पे करेंगे। अगर हमने बिजली कंज्यूम की, लेकिन बिल हम बाद में पे करेंगे। अगर हमने जगह में एक पोजीशन तो ले ली, लेकिन किराया हम बाद में पे करेंगे। या अगर हमने एडवांस में किराया पे कर दिया, लेकिन जगह की पोजीशन हमें बाद में मिलेगी। तो हम कहते हैं कि कैश कब आपको मिलता है, कैश कब आप देते हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने एक गिवन साल के अंदर कितना कमाया, यानी इनकम रेवेन्यू कितना हुआ, और कितना आपके बिजनेस में खर्चा हो गया, एक्सपेंस कितना हो गया। खर्चों से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। पैसे चाहे आपको मिले हो या ना मिले हो, वो रियलाइज चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, एग्रीड प्रॉफिट हम इसको कहते हैं। मुझे एक और आप सवाल का जवाब दें। कि ड्रॉइंग्स या डिविडेंड्स। आई होप यू आर क्लियर ओवर दिस, व्हाट इज ड्रॉइंग या व्हाट इज डिविडेंड। बिजनेस से जो भी अमाउंट ऑनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। लार्ज कंपनी के अंदर क्योंकि ऑनर डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो जितना भी पे आउट किया जाता है, प्रॉफिट का जितना हिस्सा बांटा जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। मुझे आप ये बताएं, अब तक जो आपने पढ़ा है, आपकी जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है, कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त क्या हम डिविडेंड्स को या ड्राइंग्स को खर्चा मानते हैं या मान सकते हैं? यस, बेहतरीन सुनील, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या हम डिविडेंड को बिजनेस का खर्चा मान सकते हैं? शहरोज का कहना है यस, हम डिविडेंड्स को बिजनेस का खर्चा मान सकते हैं। एनीवन एल्स? अली सेस के डिविडेंड हमारे लिए एक्सपेंस होगा। नाइस। नो, हाउ कम क्लाइंट्स के लिए प्रॉफिट क्यों होगा? हम अगर पूरे साल में 8 लाख रुपए की चीजें खरीद के 10 लाख रुपए में बेचते हैं, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो आप दे देते हो अपने ऑनर को। हाँ, ओके, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट होगा। फेयर 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 फेयर, सॉरी, ठीक है। सुनील का कहना है कि नहीं, हम इसको अपना एक्सपेंस नहीं मान सकते। सुनील, आई एम विद यू। जानम का भी कहना है कि हम डिविडेंड्स को कभी भी एक्सपेंस नहीं मान सकते। खदीजा का भी ऐसा ही मानना है। रबाब का भी ये कहना है। सो डू रिमेंबर, डिविडेंड्स
or just distribution of profit. It's not an expense. इस बात को आप समझना। जी 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 शेरोज, बिल्कुल पे करना पड़ता है, नहीं होता बेसिकली। आप मुझे ये बताएं कि क्या डिविडेंड हर साल देना जरूरी है? अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो क्या होगा? क्या डिविडेंड देना हर साल जरूरी है? नहीं है। अच्छा, अब इसको समझना। मिसाल हम टैक्स अथॉरिटी हैं, ठीक है, हम एफबीआर में काम करते हैं। हम गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल ये बनाते हैं कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट करेगा हम उस पे टैक्स लगाएंगे और टैक्स हम आपसे कलेक्ट करेंगे। एक भाई साहब के पास साल के अंदर 15 करोड़ रुपए की इनकम होती है, 15 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जिसमें से 6 करोड़ रुपए उसका खर्चा है। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि एक बंदे के पास 15 करोड़ रुपए का की इनकम है, आमदनी है, उसमें से 6 करोड़ रुपए का उसका खर्चा है। 9 करोड़ रुपए उसको अपने कारोबार से प्रॉफिट होता है। एफबीआर वाले पहुंच जाते हैं कि भाई 9 करोड़ रुपए कमाए हैं, इस पे आपका टैक्स बनेगा। वो कहता है 2 मिनट रुको। वो क्या करता है, 9 करोड़ रुपए के 9 करोड़ रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। वो अपने पर्सनल यूज में लेके आता है, वो उसको पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर मार देता है। अब एफबीआर वाले कहें कि यार तुम्हारा 15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 6 करोड़ तुम्हारे एक्सपेंसेस थे, 9 करोड़ का प्रॉफिट था, 9 करोड़ रुपए की ड्राइंग्स होगी। अच्छा सॉरी, गलती होगी, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ड्राइंग्स को एक्सपेंस मानते हैं तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तो जीरो हो सकता है, लेकिन ऑनर के जाती इखराजात, ऑनर के घर के खर्चे बिजनेस के खर्चों में नहीं माने जाएंगे। ऑनर जब भी बिजनेस से पैसे निकालेगा जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उनको हम कभी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इनको हम इक्विटी में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स को हम कभी भी अपना खर्चा नहीं मान सकते। शरूस, तरीका अच्छा नहीं होगा क्योंकि एफबीआर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। वो अगर इस बात को खर्चा मानने लग जाएं तो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा। ऐसे कोई भी इखराजात जो ऑनर के जाती हैं, या ऑनर अगर पैसे विड्रॉ कर जाता है, तो डिविडेंड्स को या ड्राइंग्स को कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। अब हम सोर्सेस की तरफ देखते हैं कि बिजनेस के पास प्राइमरीली दो सोर्सेस हैं। एक को हम कहते हैं
इक्विटी सोर्स, और दूसरे को हम कहते हैं डेट सोर्स या डेट फाइनेंस। बिजनेस को बिल्कुल शिरोज, उसको 6 करोड़ रुपए के ऊपर प्रॉफिट देना पड़ेगा, सॉरी टैक्स देना। 6 करोड़ भी नहीं, 9 करोड़ बताया था ना मैंने। 15 करोड़ रुपए की इनकम थी, 6 करोड़ का खर्चा था, 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। उसमें से चाहे वो कितने भी विड्रॉ कर ले, लेकिन टैक्स उसको बिजनेस के प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। जो भी पैसा ऑनर बिजनेस से अपने घर लेके जाता है, अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेके जाता है, या अपनी जायदाद में ट्रांसफर कर देता है, उन ड्राइंग्स को, उन डिविडेंड्स को कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता, क्योंकि वो वाकई में बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है। अब अगर ऑनर अपनी पूरी फैमिली को यूरोप के ट्रिप पे लेके चला जाता है, या कोई लग्जरी गाड़ी ले लेता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता है, तो ऑनर के एसेट्स बिजनेस के एसेट्स नहीं, और ऑनर के इखराजात बिजनेस के इखराजात नहीं है। दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। लिहाजा ऑनर बिजनेस में से जितने भी फंड्स विड्रॉ करेगा, उनको बिजनेस के लिए खर्चा नहीं माना जाएगा। बिजनेस के पास पैसे कहां से आते हैं? एक बिजनेस के पास होता है इक्विटी सोर्स, एक होता है बिजनेस के पास डेट सोर्स। इक्विटी सोर्स का मकसद हम बिजनेस के ऑनर्स से जब पैसे लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विटी, जिसको आपने बचपन में पढ़ा था कैपिटल। और अगर आप पैसे लें कर्जे की हैसियत में, लोन की हैसियत में, तो उसको कहा जाएगा डेट सोर्स। तो अगर आप पैसे लेते हैं फ्रॉम द लोन प्रोवाइडर्स, तो वो बन जाएगा डेट सोर्स, और अगर आप ऑनर से पैसे लेते हैं तो वो बन जाएगा इक्विटी सोर्स। थोड़ा एक्टिव होकर सुनेंगे फिर। मिसाल, एक बिजनेस है। अज्यूम मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूं, और मेरा बहुत ही आउट क्लास प्लान है। कोई नेशनल फूड चेन है, मैं उसकी फ्रेंचाइज लेके आता हूं हैदराबाद में। बहुत बड़ा सा एक प्लॉट लिया है, उस पे हमने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवानी है, और वहां पे अम्यूजमेंट एक्टिविटीज और इंटीरियर बनाना है पूरा। और फूड की इतनी रेंज होगी, माहौल इतना आउट क्लास होगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं, मैं एक अनाउंसमेंट ये करता हूं कि मुझे उस बिजनेस के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो आप ये कहेंगे सर 10 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं कहता हूं यार सारे सारे आप ना दो, जितने आपसे हो सकते हैं आप मेरे पास इन्वेस्ट करें। आप मुझसे सवाल करेंगे कि हम जो आपको पैसे देंगे उसमें हमारी हैसियत क्या होगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं मेरे पास एक पार्टनर की हैसियत से, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? रिटर्न कैसे मिलेगा?
अगर आप मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं बहैसियत एक पार्टनर, तो आप लोगों को रिटर्न कैसे दिया जाएगा? क्या आपको मैं हर साल गारंटीड रिटर्न दूंगा, या अगर पार्टनर्स हैं तो फिर नफे नुकसान के हैं? फायदा होगा तो बांट के खाएंगे, नुकसान होगा तो बांट के जाएंगे। अगर आप ऑनर की हैसियत में पैसे देते हैं, तो आपको रिटर्न में मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मकसद है कि आपको रिटर्न मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर प्रॉफिट होगा तो रिटर्न देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटर्न नहीं देंगे। वेरएस अगर आप वो पैसे मुझे देते हैं कर्जे की हैसियत में, तो मैं आपको गारंटीड रिटर्न दूंगा जिसका नाम होगा इंटरेस्ट। अब चाहे मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या नहीं होता, मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है या कम होता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिक्स रिटर्न दूंगा जिसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट। ऑनर को बिजनेस के फैसलों में पार्टिसिपेट करने का अख्तियार भी दिया जाता है। कर्जा देने वाले को कोई भी वोटिंग पावर नहीं दिया जाएगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इररिडीमेबल किसको कहते हैं? व्हाट इज इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल? एनीवन? रिडीमेबल का मकसद होता है कि ऑनर को उसका, सॉरी, इन्वेस्टर को उसका प्रिंसिपल वापस मिलेगा। नॉट एबल टू सेव, नहीं मानूर। इरिडीमेबल का मकसद होता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अगर आप मुझे पैसे देते हैं
यस, करेक्ट बिलाल। हम अपना अमाउंट रिडीम नहीं करवा सकेंगे, यानी आपने जिस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए वो आपको आपका प्रिंसिपल वापस नहीं करेगा। जब भी आप किसी बिजनेस में ऑनर की हैसियत से पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस आपको कभी भी अमाउंट वापस करने की गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बहैसियत एक लोन प्रोवाइडर, अगर आप किसी बिजनेस को कर्जे की हैसियत में देते हैं तो वो आपको आपके पैसे वापस करेगा, उसको हम कहते हैं रिडीमेबल। सोर्सेस क्लियर है? एक तो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं इक्विटी की हैसियत में, लार्ज बिजनेसेस इशू करती हैं ऑर्डनरी शेयर्स। बिल्कुल ठीक, आपने मक्सी साहब बिल्कुल सही बताया। कि रिडीमेबल में सर्टेन टाइम के बाद प्रिंसिपल वापस दे दिया जाएगा और इरिडीमेबल में अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। जबकि डेट सोर्स में क्या होता है, कंपनी इशू करती है बॉन्ड्स, लोन नोट्स या डिबेंचर्स वगैरह। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं, हम प्रॉफिट किसको कह रहे हैं। अज्यूम कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं बहैसियत एक ऑनर। प्लस हम बैंक से लोन लेते हैं 30 लाख रुपए का, और बैंक को हम 8% इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। होता यह है कि पहला साल मुकम्मल होता है और हमारे बिजनेस से सेल्स जनरेट होती हैं
65 लाख रुपए की। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अज्यूम हमें पता चलता है कि हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट 40 लाख थी। तो अगर आपने 40 लाख की चीजें 65 लाख में बेची तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ₹25 लाख। इसमें से हमने एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किए। लेट्स अज्यूम 18 लाख रुपए के। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 25 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर 18 लाख रुपए आपके एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है तो पिबिट कितना बचेगा? ₹7 लाख। अब इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमने लोन कितना लिया है? 30 लाख। उस पे इंटरेस्ट कितना भरेंगे? 8%। क्विकली कैलकुलेट करके मुझे टेक्स्ट करें इसमें कि 30 लाख रुपए का 8% कितना बनेगा? ₹2,40,000। तो 7 लाख में से 2,40,000 मैं उस बैंक को दे रहा हूं जिसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा बाकी? ₹4,60,000। इस पे हम पे करते हैं टैक्स। अज्यूम हमारा टैक्स है 30%। तो 4,60,000 का 30% टैक्स पे करना है, कितना बनेगा? $1,38,000। नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा? $3,22,000। आप इसको कहते हैं ये क्या है? दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंसेस। मैं पूछता हूं क्या है भाई ये 3,22,000? आप कहते हैं सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट। मैं ये कहता हूं खाक प्रॉफिट है। आप खुद देखें, बैंक ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 30 लाख। और आपने उसको उस पे कितना दिया? 8%। 2,40,000। हमने ऑनर की हैसियत में कितने पैसे दिए हैं? 80 लाख रुपए। और उस पे हमें कितना मिला? 3,22,000। 3,22,000 80 लाख का कितना परसेंट है? 3,22,000 80 लाख का कितना परसेंट है? गैरों को तो आपने 30 लाख रुपए के ऊपर 8% निकाल के दे दिया। 4% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। छोटे 3,22,000 डिवाइडेड बाय 80 लाख। करेक्ट, इट इज 4.025%। मैं आपसे ये सादा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि बैंक ने बिजनेस को दिया पैसा लोन की हैसियत में, ना कर्जे की हैसियत में, और बैंक अपने वक्त के साथ ये पैसे वापस भी ले लेगा। यानी 1 लाख रुपए भी सिक्योर है और उसका 8% सालाना रिटर्न मिलना भी सिक्योर है। मेरा क्या? अव्वल तो मुझे 80 लाख रुपए वापस बिजनेस से नहीं मिलेंगे और उस पे भी रिटर्न क्या दे रहे हो? मैं आपसे ये सवाल करता हूं, इन दोनों में से रिस्क पे कौन है? नुकसान का खतरा किसको है? पैसे ना मिलने का खतरा किसको है? प्रॉफिट कम होने का खतरा किसको है? वली, बिजनेस को क्या रिस्क है? हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। आप अगर मुझे पैसे देते हैं कर्जे की हैसियत में, तो मैं आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर आप खरीदते हैं मेरी कंपनी के शेयर्स, तो मैं आपको फिक्स रिटर्न कोई नहीं पे करूंगा और पैसे भी वापस नहीं करूंगा।
करेक्ट, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही डायग्नोज किया कि बिजनेस का जो ऑनर है वो रिस्क पे है और हमेशा रिस्क पे रहता है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को उनको उनका प्रिंसिपल भी वापस नहीं दिया जाता, और प्रॉफिट अगरचे हो तो उनको डिविडेंड दिया जा सकता है। एक बात अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, सिलसिला पहले समझ लेते हैं, सिलसिला क्या है। अब लार्ज कंपनी में क्या होता है, बिजनेस की होती है मैनेजमेंट, और ये कैरी आउट करती है बिजनेस के ऑपरेशंस। जबकि पैसे किसके लगे हुए होते हैं, पैसे देने वाले एक होते हैं शेयर होल्डर्स, और एक होते हैं डेट होल्डर्स। मैनेजमेंट को क्या मिलेगा, सैलरी। अब पैसा किसका, इन्वेस्टर्स का। और डिसीजंस कौन ले रहा है, मैनेजमेंट। यहां पे मैनेजमेंट को हम नाम देते हैं एजेंट का। ये ऑपरेशंस करते हैं, और ऑपरेशन से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। डेट होल्डर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, डिविडेंड। ये सारा जो बिजनेस का काम है वो किसने संभालना है, मैनेजमेंट ने संभालना है। और इस मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें। लेकिन इस पूरी साइकिल में पैसा किसका दांव पे लगा हुआ है, शेयर होल्डर का, क्योंकि उसका प्रिंसिपल भी सिक्योर नहीं है, और उसको रिटर्न मिले भी ना भी मिले, ज्यादा मिले कम मिले, सब पॉसिबिलिटीज हैं। आप न्यूट्रल होके बताएं कि अगर आपके पास फंड्स मौजूद हो, अपार्ट फ्रॉम फॉर अ वाइल इस्लामिक कंसर्न्स, आपके पास अगर पैसे हों तो किसी भी कंपनी में
आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, या तो आप शेयर होल्डर की हैसियत में पैसे इन्वेस्ट करें, या तो आप डेट होल्डर की हैसियत में पैसे इन्वेस्ट करें। शेयर होल्डर की हैसियत में इन्वेस्ट करोगे तो आपके दिए गए पैसे वापस हम नहीं करेंगे। रिटर्न अगर बिजनेस ने जनरेट किया, अगर प्रॉफिट हुआ और अगर हमारे पास पैसे हुए तो हम आपको डिविडेंड्स देंगे, और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स ना हुए, पैसे ना हुए, तो हम आपको डिविडेंड्स भी नहीं देंगे और मुमकिन आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप डेट होल्डर की हैसियत में हमें पैसे दें तो आपके पैसे हमारे लिए अमानत है, हम आपको आपका प्रिंसिपल वापस करेंगे। बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हम आपको आपको फिक्स रिटर्न इंटरेस्ट हर सूरत पे करेंगे ही करेंगे। हमारे प्रॉफिट या लॉस से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप अभी न्यूट्रल होके बताएं कि आप बिजनेस में शेयर होल्डर बनना चाहेंगे या डेट होल्डर। फ्रॉम इस्लामिक कंसर्न्स, अगर आप हम एक रिबा को छोड़ दें, यानी सूद के इश्यूज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर अगर करें, रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो आप इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट किस हैसियत में कंपनी को देना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली एज अ लोन प्रोवाइडर। यस, करेक्ट, एग्रीड। यस, बाकी स्टूडेंट्स? प्रभाव भी कह रही है डेट होल्डर बनना पसंद करेंगे। ठीक है, बारी भी कह रहा है लोन प्रोवाइडर बनना पसंद करेंगे। अच्छा, अब उसूल की बात करते हैं। दुनिया में देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होती है, यानी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स खरीदते हैं। उसूल की बात ये आती है जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहीं से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहां मामला समझ से बाहर है। आप इसको प्रॉफिट कह रहे हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर अपने 80 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करता तो इससे तो कई गुना ज्यादा कमा सकता था। जहां एक बैंक ही 8% कमा रही है, वहां ऑनर को तो 8% से ज्यादा मिलना चाहिए था ना, यहां तो 4% मिल रहा है। ये टेक्निकलिटीज है। हमें करना क्या है? हमें कोशिश करनी है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें। ये हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। अब होता क्या है कि हमें कहीं से पैसे लेने होते हैं, ये पैसे एक तो लिए जाते हैं
इक्विटी होल्डर से, और पैसे लिए जाते हैं डेट होल्डर से। इन पैसों को फिर हमने करना होता है इन्वेस्ट। एक इन्वेस्टमेंट की जाती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, और दूसरी इन्वेस्टमेंट की जाती है वर्किंग कैपिटल में। और हमें बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होती है। ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए। हमें कोशिश करनी होती है कि हम कम से कम कॉस्ट पे फंड्स लें, इनको एफिशिएंटली इन्वेस्ट करें, और इनसे मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स जनरेट करें। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। है अच्छा, अब सिलसिला देखेंगे कि हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है, कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज करें। इसमें मेनली तीन चीजें आ गई कि हमने फंड्स रेज करने हैं, उनको इन्वेस्ट करना है, और मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू। फंड्स जब हम रेज करते हैं तो उसमें तीन सोर्सेज आ गए।
पैसे लिए जाते हैं इक्विटी की हैसियत में। दूसरा, इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की हैसियत में। और तीसरा, इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं डेट की हैसियत में या बॉन्ड्स की हैसियत में। क्या आप लोग मुझे डिफरेंसेस बता सकते हैं बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? किसी को आइडिया है व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? इससे पहले टर्म सुना है ये? ऑर्डिनरी शेयर्स को बिजनेस के अंदर, इनफैक्ट अलग से बता देता हूं मैं आपको। बिल्कुल मुस्तफा शायान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंडेटरी है और डिविडेंड जरूर मिलता है और प्रायोरिटी ज्यादा होती है। करेक्ट। पहला, बिजनेस मीटिंग्स में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर नहीं दिया जाता। शेयर होल्डर्स को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड उसकी इन्वेस्टमेंट पे फिक्स होता है। प्रिंसिपल के हवाले से ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में दोनों ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी कंपनीज रिडीमेबल इशू करती हैं,
और कभी कभी इरिडीमेबल इशू करती हैं। कल को अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, नुकसानात में चली जाती है, तो ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को बिल्कुल आखिर में मुकाया जाएगा। इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑर्डनरी शेयर होल्डर से पहले लेकिन डेट होल्डर्स के बाद फारिग किया जाएगा। मिसाल कंपनी अगर बंद हो, दिवालिया हो जाती है, तो कंपनी के एसेट्स को बेचकर सबसे पहले बॉन्ड्स वालों को फारिग किया जाएगा, लोन्स वालों को फारिग किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और आखिर में तरजीह दी जाएगी ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को। तो डेट होल्डर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, और ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आप देखें, रिस्क के हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? एक तो रिटर्न ना मिलने का, दूसरा उसके प्रिंसिपल जब्त हो जाने का, नुकसान होने का। ये सारे खतरात किसको हैं? ये तमाम डेंजर्स ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा हैं। और सबसे कम रिस्क किसको है? डेट होल्डर्स को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मुनासिब रिस्क है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिलना चाहिए? शेयर होल्डर्स को। एज एन एग्जाम्पल, कभी अगर मिसाल में किसी चीज को माइंड नहीं करिएगा, मैं सिर्फ एक मजाक के तौर पे इस पे कुछ टर्म्स यूज कर सकता हूं, और कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं होगा कि मैं इन प्रैक्टिसेस को कोई खास सपोर्ट कर रहा हूं। तो इट्स जस्ट एज एन एग्जांपल। कोई फेमिनिस्ट ना जाग पड़े एज अ पार्ट ऑफ जोक। देखें, होता यह है कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारे घर में शादी हो और हम लड़की की तरफ से हैं। हम एक दावत करते हैं, अरेंजमेंट्स पूरे हमारे तरफ से हैं। जब
हम उस दावत में खाना सर्व करते हैं, तो क्या इंश्योर करते हैं? सबसे पहले हम खाना किनको खिलाते हैं? ऑल टुगेदर तीन तरह के लोग हैं, यूं समझ लो। एक जो लड़के वालों की तरफ से आए हैं, दूसरा हमारी तरफ से कुछ मेहमान है, और तीसरा हम हैं जो घर के अफराद हैं। तो जब दावत स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहले क्या इंश्योर करते हैं कि खाना कौन खाए? हम सबसे पहले मेहमानों को खाना खिलाते हैं जो लड़के वालों की तरफ से होंगे, लिहाजा उनको फ्रेश भी मिलेगा, गरम गरम मिलता जाएगा, और मेन्यू में जितने भी आइटम्स होंगे वो तमाम तर उनके आगे सर्व किए जाएंगे। और हमारे तरफ से आने वाले मेहमानों को हम थोड़ा इशारा कर लेंगे कि भाई हाथ हल्का रखो, हम तो बैठे हैं, कहां जा रहे हैं, और वो भी हमारे साथ सर्विस में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सबसे बेहतर सर्विस हम देना चाहते हैं जो बाराती आए हुए हैं। जब उनको हमने तमाम मेन्यू सर्व कर दिया, मीठा खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स दे दी, अब वो फारिग हो गए। अब दूसरी प्रायोरिटी हम किनको देते हैं? जो हमारी तरफ से आने वाले मेहमान हैं। हम जो हमारे तरफ से आने वाले मेहमान हैं फिर उनको बिठाते हैं कि भाई आप भी बैठो, खाना वाना खाओ। अब मुमकिन है कि कोई चीज ठंडी हो चुकी हो, कोई मेन्यू का आइटम शॉर्ट हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, शायद कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गई हो, शायद डेजर्ट्स खत्म हो गए हो, लेकिन हम थोड़ा ठंडा ही सही, लेकिन हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करवा के अपने मेहमानों को खिलाते हैं। फिर जो हम घर के अफराद होते हैं और अपनी तरफ से कजिन्स और जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो अभी भी सर्विस में होते हैं। सबसे आखिर में नंबर आता है हमारा। अब या तो ऐसा होता है कि खाना तमाम खत्म हो चुका होता है, कोई शीरमाल पड़े होते हैं, तो बेहतर ही इसी में होता है कि शीरमाल खा के पानी पी लो, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। रात भी इतनी हो चुकी होती है कि अब बाहर भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ इसी खुशी में होते हैं कि अच्छा हुआ, खैर खैरियत से सब कुछ हो गया। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि हमें खाने को कुछ भी ना मिले, या अक्सर दावतों में ऐसा होता है कि खाना इतना बच जाता है कि आइंदा आने वाले पूरे हफ्ते तक हम भी खाते रहते हैं, पड़ोसी भी खाते रहते हैं। या तो हम पूरा खाना उठा के बांटने लग जाते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पे डेट होल्डर्स बाराती हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए हैं। सबसे पहले रिटर्न इनको दिया जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस दिवालिया होता है, बैंकरप्ट होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स, डेट होल्डर्स और बैंक्स को उनको उनके पैसे हवाले कर दिए जाएंगे। अगर इनका पेट भर गया तो दूसरी तरजीह हम देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इनको इनके डिविडेंड्स दे दिए जाएंगे और इनका जो भी प्रिंसिपल होगा वो वापस कर दिया जाएगा। अगर किस्सा यही तमाम हो जाता है तो ऑर्डनरी शेयर, या फिर ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इतना बच जाए कि इनको इनके प्रिंसिपल से ज्यादा मिल जाए। लेकिन हम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, तो सोर्सेस में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी डेट होल्डर्स को। अब उसूलन ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क पे ऑर्डनरी शेयर होल्डर है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही चल रहा है कि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
हम बिजनेस में कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम तो सुना होगा। क्या आप में से मुझे कोई आइडिया दे सकता है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। खदीजा, इक्विटी की कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। The required rate of return, the return required on securities return. Okay. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद होता है हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिक्वायर्ड रिटर्न, कि हमसे हमारे इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न रिक्वायर करते हैं। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मकसद शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ डेट। एंड दिस इज डेट होल्डर्स required rate of return। यस जनाब, इसको कहा जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी कि यही अमाउंट अगर कहीं और इन्वेस्ट किया जाता तो वहां से हम कितना रिटर्न बना सकते थे। हमसे मकसद है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमेशा आपसे मार्केट कॉम्पिटिटिव रिटर्न मांगेंगे, तो मार्केट में उनको बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न दे सकती थी या दे सकती हैं, ये वही रिटर्न आपसे डिमांड करने की करेंगे।
तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी का कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद है कि हमारे इन्वेस्टर्स हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज की जा सकती है, अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना या उससे ज्यादा, अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना या उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर ले, तो उससे हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है। इससे हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो हमने फोकस किन किन चीजों पे करना है, कि फंड्स जहां से भी लें कोशिश करके हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होना चाहिए। इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करें जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब ऊपर हमने एग्जाम्पल की थी, इसमें देखो आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न कितना दे रहे हैं, 4%। अगर आप इन्वेस्टर्स को इतना कम रिटर्न देंगे तो कभी भी आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो सकेगी। और जो आपके दुख सुख के साथी हैं, जो आपके नफे नुकसान में आपके साथ हैं, कमाओगे तो आपसे पैसे लेंगे, नहीं कमाओगे तो पैसे नहीं लेंगे, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा लेंगे, कम कमाओगे तो कम पे खुश हो जाएंगे, उनके साथ ऐसा सुलूक, ऐसा है भी ये ठीक नहीं। हमें करना क्या है, इंश्योर करना है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दें, क्योंकि जिन्होंने कर्जा दिया है वो तो अपना रिटर्न लेके भाग जाएंगे। मैनेजमेंट अपनी तनख्वाह लेके भाग जाएगी, लेकिन भागेगी कहां, अगर मैनेजमेंट इसी तरीके से कंपनियां डुबोती रही तो दुनिया में ये स्टीवर्डशिप का, ये एजेंसी रिलेशनशिप का, ये स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि किसी और के पैसों पे अगर बिजनेस कर रहे हो तो जिसने पैसे दिए हैं उसको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दें। ठीक है, ये हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। पहले हमने बात की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्क होता है। श्योर मानू, ठीक है। तो पहले हमने इस पे देखा था कि अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट होता है वो कभी भी फैसला नहीं लेता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस हद तक लिमिटेड है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा, दैट्स इट। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजर इसके डिसीजंस लेता है।
तो अगर आपको करियर बनाना है फाइनेंस की तरफ, बैंकिंग की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, सीएफए की तरफ, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना। बहुत ही वास्ट फील्ड है। फिर हमने फैसला देखा था कि फैसला सही क्या होता है, गलत क्या होता है, और हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आए थे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यह बात याद रहे कि प्रॉफिट कमाना मंजिल नहीं है, रास्ता है। प्रॉफिट एक मींस है जिसके थ्रू हम शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं शायद। लेकिन प्रॉफिट की मैंने आपको शॉर्टकमिंग बताई कि अगर आप शेयर होल्डर को 4% रिटर्न भी देते हो, 2% रिटर्न भी देते हो, 1% भी रिटर्न देते हो, तो भी आप कहते हो कि हमने प्रॉफिट दिया। लेकिन माजरत के साथ ये प्रॉफिट नहीं कहलाया जा सकता। अकाउंटिंग में प्रॉफिट इसी को कहा जाता है, और कभी भी डिविडेंड्स और ड्राइंग्स को एक्सपेंस नहीं माना जाता। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आप 1% भी पूरे साल में शेयर होल्डर को रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो बड़े फखर के साथ आप कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूं माजरत के साथ ये प्रॉफिट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप उसको प्रॉफिट कह सकते हैं, 100 दफा कह सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इसको प्रॉफिट नहीं कह सकते। फिर हमने सोर्सेस पे डिस्कस किया कि कंपनी के पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल होते हैं जहां से वो फंड्स रेज कर सकती है। प्राइमरीली एक होता है इक्विटी सोर्स और दूसरा होता है डेट सोर्स। इसकी भी हमने टेक्निकलिटीज देखी। और फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिस्क किसको है। ये हमने पूरा सिस्टम देखा कि मैनेजमेंट इस पूरे सिलसिले में सिर्फ एक एजेंट का काम दे रही है। प्रिंसिपल किसका है, कौन है? इन्वेस्टर्स हैं। नुकसान से मैनेजमेंट को कुछ नुकसान नहीं होगा। बेसिकली उनको उनकी सैलरीज मिलेंगी, लेकिन बेहतर होगा कि वो बिजनेस को जितना अच्छे से मैनेज करेंगे उतना उनके प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो हमारा ऑल टुगेदर ऑप्शन या फंक्शंस क्या रहेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम भी सीखेंगे कि कहां से फंड्स रेज किए जा सकते हैं सस्ते से सस्ते, और उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा, और किस तरीके से बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाएगा। प्लस हमें इस पूरे सिलसिले में रिस्क को भी मैनेज करना है। कि हम बिजनेस और इन्वेस्टर्स का रिस्क किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। और हमने हायरार्की पढ़ ली कि सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी जाती है और सबसे कम प्रेफरेंस किसको दी जाती है।